हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो लो, आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट करवाने के बाद आज 13वें चैप्टर के ऊपर। अब ये 13th चैप्टर के अंदर हमने जो 12th चैप्टर में पढ़ा ना, बस उसी को थोड़ा सा हम बेसिकली कह सकते हैं अप्लाई करने वाले हैं। तो एनी गेसेस अपना 13 चैप्टर एग्जैक्टली किस तरीके से अटैच्ड है, किस तरीके से तालमेल बना के रखा हुआ है? एनी गेसेस गाइस, एनी गेसेस? तो आप लोगों ने अगर गेस कर लिया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, सो दैट जब आप लोग ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे रहो तो आप लोगों को ये चीज इजी पड़ जाए। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट बेटा चैप्टर नंबर 13। लेट अस टॉक अबाउट बेटा चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। तो बेटा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे प्लांट जो है वो रेस्पायर कर रहे हैं एंड हाउ तुम्हारा एनर्जी जो है इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो इस चीज को आज हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, बूझेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वेट किस बात की है, शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर में हम लोग चैप्टर 13 को एकदम डिटेल्ड और इजी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। क्योंकि यूजुअली ये चैप्टर थोड़ा टफ फॉर्मेट में होता है, बट हम इसको इजीएस्ट फॉर्मेट में पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले कर देती हूँ शुरू, नहीं तो नीचे कमेंट आएगा चैप्टर स्टार्ट्स एट दिस टाइम। जैसे वो लोग रील स्क्रॉल करने में उनका टाइम वेस्ट कर दिया हो मैंने, तुम लोग नहीं करते, बाकी 12th वाले तो करते हैं भाई। ठीक है, चलो बातें तो होती रहेंगी। अब सबसे पहले ये बता दो मुझे कि बेटा रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या? अनुलोम विलोम करना, सांस लेना, सांस छोड़ना? बिल्कुल नहीं। ये हमने बचपन में देखा था कि भाई अगर हमने सांस लिया और हमने वही सांस को छोड़ दिया, यही रेस्पिरेशन है। ये हमारी गलतफहमी थी। तो दीदी रेस्पिरेशन होता क्या है? तो मेरे रसमलाइयो, रेस्पिरेशन में ये फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे तुम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, एटीपी फॉर्म कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। हम लोग जैसे ह्यूमन में डिफरेंट रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आज लाइव में जो हम देखेंगे, उसी तरीके से हम लोग रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बेटा हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते प्रॉपर एडुकेट क्वांटिटी में, या फिर प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं जी पाते अगर हमारे प्राणदाता, अगर हमारे अन्नदाता जिंदा नहीं होते। तो क्यों ना उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े। एक सच बात बताऊं, ह्यूमन का न्यूट्रिशन पढ़ना इज वे मोर इजियर देन प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ना। अब ये चैप्टर को मैंने क्यों रिकॉर्डेड फॉर्म के लिए चूज किया है? पहली बात, तुम लोगों का एक दिन में 2 चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, ये चैप्टर में अगर तुम चैट करते रहे तो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, तो यही रीजन है जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लाया गया है। अब आगे बढ़ते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आउच, सॉरी, ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं कि बेटा रेस्पिरेशन होता क्या है। इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, इसका प्रोसेस भी देखेंगे। मैं एकदम खूबसूरत कलर उठा लेती हूँ, पिंक उठा लेती हूँ। अब क्या होता है रेस्पिरेशन? तो बेटा ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बायो मतलब ये लिविंग प्रोसेस है, और केमिकल मतलब यहाँ पे केमिकल चीजें इन्वॉल्व है। कैसे केमिकल चीजें इन्वॉल्व है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये सब में केमिकल्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। इसके वजह से हम लोग रेस्पिरेशन को एक बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। इस बायोकेमिकल में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जो तुम्हारे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे बेटा ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है? यहाँ पे बेटा ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। इतना समझा मेरी बात? तो याद रखना, जब जब तुम ऑक्सीजन को इनहेल करोगे तब तब तुम्हें एनर्जी मिलने वाली है। तब तब तुम्हें क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है। याद रखना ये बात, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना मैं बार बार तुम लोगों को पूछूंगी और बार बार यहाँ पे फिक्स होती जाएगी, याद रखना। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स के अंदर में ऑक्सीडाइजेशन किया और फिर उसके बाद में एनर्जी रिलीज हुआ, याद रखना। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो सौतन आई है। सौतन क्या करती है? वो घर में कलेश करती है, तोड़ देती है और उसको एल्यूमिनियम मिल जाता है, उसको पैसे मिल जाता है। तो ये वही गंदी सौतन है। ये O2 जो है ना, वो गंदी सौतन है, वो वैसी करती है। तो यहाँ पे क्या कर रही है? वो एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये एनर्जी जो है तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्म में भी मिलेगा और बेटा इनडायरेक्ट फॉर्म में भी मिलेगा। डायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी जो होता है उसको हम लोग बेटा एटीपी कहेंगे,
और इनडायरेक्ट फॉर्म जो होता है उसको हम लोग NADPH कहेंगे, या फिर हम लोग इस लोगों को FADPH कहेंगे या फिर FADH कहेंगे, ठीक है। तो ये टाइप के हो गए तुम्हारे इनडायरेक्ट एनर्जीज। अब थोड़ा आगे देखना बेटा, ये जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे तुम बना रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ बोलते ना डाइजेस्ट या फिर कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पे चीजें बन रही है, यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, बन रही है। तो ये क्या है बेटा, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन तो हो रहा है बट मुझे इन टर्न में एनर्जी जरूर मिल रहा है। अब यहाँ पे फूड था, मान लो फूड में मैंने ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो ऑक्सीडेशन के बाद कुछ एंजाइम्स लगाने के बाद मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिल रहा है। तो ये बेटा कैटाबॉलिज्म हुआ, यानी कि एक पॉजिटिव टाइप का यहाँ पे रिएक्शन हो गया बेटा, जो मेरे को फायदेमंद पड़ता है। दूसरी बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट समझना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर। तो अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का बात करूं तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि टूटे जाते हैं सो दैट दे कैन जनरेट एनर्जी, सो दैट दे कैन फॉर्म एनर्जी। अब फैट्स का बात करूं, उसके अंदर अगर मैं लिपिड्स का बात करूं तो बेटा इन ये फैट्स और लिपिड जो होते हैं ये दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है फैटी एसिड, एक होता है अल्कोहल। ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देते हैं अगर तुम 1 ग्राम खाओ, बट फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। हाई एनर्जी वाला कंपाउंड होता है ये बेटा, ठीक है। अब अगर मैं एटीपी का बात करूं, इतना एटीपी 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 चल रहा है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एटीपी होता क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब समझ लो कि ये करेंसी है, एनर्जी करेंसी है वो सेल की। अब ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ना, ये स्टोर भी करेगा एनर्जी को, रिलीज भी करेगा एनर्जी को, सो दैट ये सारा सेल्यूलर वर्क कर पाए। जैसे तुम्हारे पास बैंक में पैसे होते हैं, वैसे ये पैसे की तरह एक्ट करता है, तो ये स्पेंड करने में भी हेल्प करेगा, तुम्हारा फाइनेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में भी हेल्प करेगा। तो वॉट एवर यू नीड, भले वो बेसिक नीड क्यों ना हो, भले वो तुम्हारा एसेसरी नीड्स क्यों ना हो, सारी नीड्स कौन पूरे करता है, पैसे पूरे करता है, वैसे एटीपी वो सारी नीड्स को पूरी करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओ मैं तो सुपरमैन, वो वाला सारा काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर एटीपी यूज हो रही है, और इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होता। अब प्लांट्स में ऐसे वेरियस फंक्शंस होते हैं। चलो ये तो मैं तुम लोगों को एनिमल्स का भी बात बता रही हूँ, प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास इतने वेरियस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर में पैसिव टाइप का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वहां पे एटीपी यूज नहीं होता, बट यहाँ तो हो रहा है एक्टिव में। नर्व इम्पल्सेस में हेल्प करता है, मतलब यहाँ पे अगर मेरे को कुछ लग गया और मेरे पूरे शरीर तक ये बात चल रही है, पता चल रही है, तो उसमें भी एटीपी का यूज होता है, एटीपी हेल्प करता है अपने को। बट ये एटीपी भैया बनता कैसा है, तो एटीपी एक प्रोसेस के थ्रू बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोफोराइलेशन, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो इसके अंदर बेटा ऐड किया जाता है फॉस्फेट ग्रुप को एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये पीआई लिखा है तो कल के लेक्चर से याद आ जाएगा कि बेटा ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये कौन सा फॉस्फेट है बेटा, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो मैंने एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट लिया, इसको मैंने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ऐड किया, तो मुझे एनर्जी मिल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एटीपी का सिंथेस किया, यानी कि प्रोड्यूस किया, तो मुझे क्या मिलेगा इन टर्न, तो एटीपी ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट था, एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो कितने फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, 3 को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइफॉस्फेट। तो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग अपना पूरा का पूरा जो एटीपी है वो, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मुझे ये ना प्रीवियस वाला फाइल डाउनलोड हो गया मुझसे, लेट मी शो। ये वाला फाइल करना था, मैंने वो वाला फाइल क्यों किया, क्रेजी काम करती रहती हूँ मैं, अब इसलिए तुम भी इतने क्रेजी हो गए हो। उसके अंदर थोड़ा सा कम था, इसके अंदर बढ़िया तरीके से नोट्स अटैच्ड है, ठीक है, मस्त बनाया हुआ है। यूज इट फॉर योर रेफरेंस। जानबूझ के प्री रिटर्न सेशन होते हैं ये, सो दैट तुम्हारा टाइम सेव हो, और अभी तुम लोगों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू एक एक करके लिखना। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड जब मैंने उस दिन बायोमोलिक्यूल्स का सेशन लिया था, एंड गेस व्हाट, तब बायोमोलिक्यूल चल रहा था, आज देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो वही है, जो बोलती हूँ वो तो मैं करती ही हूँ, ये तो आपको समझ गया होगा।
है ना, मैंने बोला था पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगी तुम्हारे सामने। अभी देखो बेटा 13वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो है वैसा। चलो इतना समझ गया। अब थोड़ा सा डिटेल की बात करेंगे, कौन से टाइप की चीजें हम लोग बाद में समझने वाले हैं ना, थोड़ा उस पर ध्यान देना। हम लोग सबस्ट्रेट लेवल देखने वाले हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देखने वाले हैं। आगे के स्लाइड्स में हम लोग ये सब चीजें देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। आगे देखो, ध्यान से देखना। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली रेस्पिरेशन, एकदम बच्चों की तरह सिखाऊंगी तुम लोगों को, सो दैट तुम लोगों को कोई डाउट ही ना रहे। तो देखो, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे चीजें फॉर्म होने वाली है। यहाँ पे क्या कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो मैं ऑक्सीडाइज करूंगी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, सो दैट मुझे एनर्जी मिल पाए, सो दैट मुझे क्या मिल पाए, एनर्जी मिल पाए। उसी का डेफिनेशन अलग से लिख के लाई। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसको मैं ऑक्सीडाइज करती हूँ, यानी कि ब्रेक करती हूँ रेस्पिरेशन के दौरान, सो दैट एनर्जी रिलीज हो पाए, यानी कि एटीपी जो है वो रिलीज हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट्स होते हैं, कौन से होते हैं थोड़ा ध्यान देना उस पर। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा प्रेफर इसी को किया जाता है क्योंकि ये प्राइमरी सब्सटेंस है, ग्लूकोज मिलता है इसमें, इसके वजह से। नेक्स्ट होता है फैट्स एंड प्रोटीन्स, तो ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट की तरह गिने जाते हैं। इसलिए 10th स्टैंडर्ड में भी जब तुम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे उन लोगों ने ग्लूकोज के थ्रू सारे साइकिल्स एक्सप्लेन किए थे। दैट वाज द रीजन, क्योंकि प्राइमरी सबस्ट्रेट है। अब ये जो सेकेंडरी सबस्ट्रेट होता है ना, इसको यूज किया जाता है जब कार्बोहाइड्रेट्स एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाए, स्टार्व करने के कैटेगरी में चले जाए, तब यूज किया जाता है। और ऑर्गेनिक एसिड का बात करूं तो समटाइम्स इट इज यूज्ड इन स्पेसिफिक कंडीशंस, जब मुझे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए जिसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन इज नॉट सुटेबल, इज नॉट रिलायबल, उस टाइम पे मैं उसको यूज करती हूँ, उसके पहले आई विल नॉट यूज इट। ठीक है, अब आगे बात करूंगी कि एटीपी क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपना हीरो है, पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा हीरो ही अपना एटीपी है, विच इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या है देखो, तो हमको ना एनर्जी ट्रैप करना है, तो ये एनर्जी जो है ना, ये रेस्पिरेशन से डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, बल्कि उसको ट्रैप किया जाता है हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स के अंदर। ऐसे तुमने रेस्पायर किया, प्लांट से रेस्पायर किया, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली वही चीज, वो जो रेस्पायर किया वो एनर्जी है, उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, उसको ट्रैप किया जाता है बॉन्ड्स के अंदर में। फिर जब जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तब तक हमको वो एनर्जी मिलेगा, यानी कि एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें आया फॉस्फोराइलेशन के बारे में। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है कि एटीपी का फॉर्म करना। फॉस्फोराइलेशन जब भी शब्द आए तो तुमको ध्यान देना है इस चीज के ऊपर, फॉस्फर के ऊपर, या फिर रादर आई वुड से फॉस्फेट के ऊपर। तो बेटा एडीपी था, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट था, यहाँ पे सिर्फ 2 फॉस्फेट का ग्रुप था, बट मुझे तो ट्राइफॉस्फेट बनाना है, दैट इज व्हाई आई एम एडिंग वन मोर इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके वजह से मुझे क्या मिल रहा है, ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 लेयर मिल रहा है। ठीक है, और जब मैं इसको ब्रेक करूंगी एटीपी को, मैं एडीपी में कन्वर्ट हो जाऊंगी, बट मुझे एनर्जी मिलेगा। ठीक है, इतना लॉजिक समझ गया होगा। और ये ना एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट करता है, मतलब यूनिवर्सली हर जगह एटीपी को ही तुम एनर्जी करेंसी कहलाते हो, इसी को एनर्जी करेंसी कहते हो। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज होगा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कैसे होगा, जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है, जैसे इसमें से ये वाला जो फॉस्फेट है, ये गया तो एनर्जी रिलीज होगा, फिर ये गया तो एनर्जी रिलीज होगा, फिर तुम इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सबसे छोटा कंपाउंड हो गया। जब कंपाउंड बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तुम उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, इतना यू ऑल नो। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, बट तुम्हारी दीदी तुमको फिर से डिटेल में बताएगी। तो 2 टाइप के रेस्पिरेशन होता है, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सौतन के प्रेजेंस में, और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, तुम सबको मैंने कहा था, जब जब ऑक्सीजन सौतन आएगी तब तब घर टूटेगा, तब तब एनर्जी मिलेगी। बट यहाँ पे जब मैं कह रही हूँ एब्सेंस ऑफ सौतन, यानी कि एनर्जी भी बहुत कम होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी का एनर्जी मिलता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलता है, विच इज ह्यूज, बहुत ज्यादा। अब तुम लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, कुछ पेरेंट्स तुमने देखा होगा कि बहुत एज के बाद दे प्लान बेबी, और अभी ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, बहुत ज्यादा चीजें, हम लोग कुछ भी खाने लगे हैं, ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं, जो फूड मिल रहा है वो भी पता नहीं कैसे करके उगाया हुआ रहता है उन लोगों ने, तो उस वजह से वी आर ऑलरेडी अनहेल्दी। और उसमें अगर हम प्लान करते कि बेबी और लेट हो,
तो यहाँ पे मदर जो होती है ना, उसका माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट आ सकता है। और अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है, तो बच्चा जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन करके कैसा फील होता है ना, मैं बताती हूँ। इमेजिन कि तुमने बाइसेप्स भी कर लिया, उसी दिन लेग्स भी कर लिया है, तो तुम्हारे पैर में भी फुल ऐसा दर्द होगा और हाथ में भी दर्द होगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड भर रहा है, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम पे तुम्हारे बॉडी के जो मसल सेल्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे। सिर्फ 2 एटीपी ऑफ एनर्जी बन रही थी यहाँ पे, ठीक है? अब इमेजिन करो, वो बच्चे का पूरा शरीर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। कितना लैक्टिक एसिड भर जाएगा, कितना ज्यादा पेन होगा, राइट? इमेजिन इतना ज्यादा लैक्टिक एसिड शरीर में भर जाता है कि वो लोग सीधे भी नहीं बैठ पाते, इतना पेन होता है। होते होते 1-2 महीने में ही उनका हार्ट में भी लैक्टिक एसिड भर जाएगा, हार्ट थक जाता है एंड या तो हार्ट स्ट्रोक या तो ब्रेन स्ट्रोक से ये बच्चे मर जाते हैं। तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंस होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, याद रखना ये बात, ठीक है? अब एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या हो गया कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का, और अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब मुझे एटीपी भी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे मेरा ग्लूकोज है, उसमें 6O2 डाला, तो 6CO2 बना, मतलब यहाँ पे मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहा है, विच इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। यू ऑल शुड नो कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म और स्टेजेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन के, कि क्या क्या चीजों के थ्रू हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होगा। क्या कहा मैंने? ग्लाइकोलिसिस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे एक ग्लूकोज था, ठीक है? अब ये ग्लूकोज के अंदर सौतन आई, तो इसने ग्लूकोज को तोड़ दिया। C6 था, है ना? ग्लूकोज किस फॉर्म में था बेटा? तो C6 के फॉर्म में था। यहाँ पे सौतन आई, इसने तोड़ दिया इसका घर, तो ये क्या हो गया? ये थ्री कार्बन कंपाउंड के अंदर में बढ़ गया, तो 2 पायरुविक एसिड मिल रहा है और वाटर रिलीज होता है। नेट यहाँ पे तुमको 2 एटीपी मिलने वाला है, ठीक है? फिर क्रेब्स साइकिल में वो लोग जाते हैं। क्रेब्स साइकिल में मतलब वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों जाना है पायरुविक एसिड को? क्योंकि बेटा हम लोगों का जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी करेंसी हो रही है, उसका प्रोडक्शन का फैक्ट्री कौन है? उसका मेन सेल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैं साइटोप्लाज्म में कैसे कर पाऊंगी, है ना? तो इसको उठा के हम लोग क्रेब्स साइकिल करने जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहां पे वो जो पायरुविक एसिड था, 3 कार्बन का कंपाउंड, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है। फिर तुम लोगों ने ना, जब तुम ये सारे साइकिल कर रहे रहते हो, अब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, वो डायरेक्ट नहीं जंप कर सकता। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ जंप कर लिया हो गया। सेल ऑर्गेनल है ये बेटा, तो बीच का इंटरमीडिएट स्टेप भी करते हैं। और जब ये लोग इंटरमीडिएट स्टेप कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप कर रहे हैं, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या क्रेब्स साइकिल का काम कर रहे हैं, जहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ये सब में कुछ डायरेक्ट एनर्जी, कुछ इनडायरेक्ट एनर्जी बनता है। डायरेक्ट एनर्जी का मतलब एटीपी, इनडायरेक्ट एनर्जी का मतलब होता है एनएडीपी या फिर तुम्हारा एफएडीएच, वो वाला चीजें बन रहा है। तो ये सब चीजें जो जो इनडायरेक्ट एनर्जी था, जिसको मैं मान लूं कि वो चेक था, तो वो चेक को मैं बैंक में विड्रॉ करने जाऊंगी, और वही बैंक जो है मेरा वो है ईटीसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे जितना मेरा इनडायरेक्ट एनर्जी था विल बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट एनर्जी, एंड वो सारे कैलकुलेशंस के बाद आई विल गेट माय फाइनल रिजल्ट एज 38 एटीपी, ठीक है? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। अब एग्जैक्टली देखो एनारोबिक में क्या होता है। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन के हो रहा है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस भी इनकम्प्लीट होगा, यहाँ पे रिडक्शन होने लगेगा पायरुविक एसिड का, क्योंकि ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लोकेशन रहेगा साइटोप्लाज्म। यहाँ पे नेट एटीपी सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट वगैरह भी करते हैं, इससे वो लोग अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, फिज क्रिएट करते हैं अपने आजू बाजू। तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, बट अगर हमारे साथ हो जाए तो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, ठीक है? अब आगे देखो बेटा, हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का बात करेंगे कि कैसे ये हमको यूज आता है। एज वी ऑल नो कि अगर मेरा ग्लूकोज को मैंने ब्रेक किया, बट वहां पे मेरे पास उतना ज्यादा ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो पायरुविक एसिड बनाएगा। बट मेरे पास सिंस फर्दर ऑक्सीजन नहीं है, फर्दर सौतन नहीं है, तो वो और घर नहीं तोड़ पाएगी। तो पायरुविक एसिड जो है वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल मतलब अल्कोहल का कंपोनेंट, जो कंपोनेंट बेसिकली तुम कंज्यूम करते हो। बट यहाँ पे जो बन रहा है, जैसे तुम्हारे जो
लैब्स वगैरह में होता है वो पॉइजन्ड वाला रहता है, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फिज़ निकलता है। इसलिए जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, ये सब में एक फिज़ जैसा अपीयरेंस रहता है ना? या फिर तुम लोग अगर इडली वगैरह बना रहे हो तो उसका तुमने बैटर रखा है तो उसमें भी हल्का-सा ऐसा फिज़ प्रेज़ेंट रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे बेटा 2 स्टेप्स रहते हैं। पहला होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पाइरुविक एसिड है, यहाँ पे पाइरुविक एसिड जो है उसको मैं डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूंगी और उसके वजह से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब रिडक्शन हो रहा है मतलब मेरे को इसको डिहाइड्रोजनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज करना पड़ेगा इसको, जिसके थ्रू यहाँ पे बेटा आपको इथेनॉल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रेड मेकिंग, ये सब में यही सेम स्टेप्स जो है वो फॉलो होते हैं। उनके लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी बेनिफिशियल। तुम लोगों को पता होगा अल्कोहल इंडस्ट्री जो है ये सबसे ज्यादा टैक्स भरती है, तो अपने गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अल्कोहल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे इंसान खुद जाता है, अपना खुद का पैसा देता है, अपना घर बर्बाद करता है, वहां से लेके आता है सामान। उसी जगह अगर तुम मेडिकल वगैरह देखो तो वहां पे इंसान बोलता है अरे छोड़ना, थोड़ा सा तबियत खराब है, क्या ही हो जाएगा। डॉक्टर्स के पास सोचते हैं छोड़ना यार, उसको क्या ही आता है। बट वी ट्राई टू बिकम अपना खुद का डॉक्टर, एंड हम लोग क्या करते हैं खुद की तबीयत खराब करने में एकदम आगे रहते हैं। तो वो तो है, सोसाइटी का थोड़ा माइंडसेट रहता है वैसा। अब यहाँ पे मेरे को लैक्टिक एसिड का भी फर्मेंटेशन करना है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में जब हम लोग बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं या कुछ बैक्टीरियाज में कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ प्रोसेस क्या होता है, पाइरुविक एसिड जो ग्लूकोज के टूटने के बाद बना था, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। बट कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे NADH मतलब कि मेरा इनडायरेक्ट एनर्जी यूज होगा, बट सिंस मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है। तो पाइरुविक एसिड लिया तो कार्बन का कंपाउंड, उसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का हमने यूज किया। एज लिखा है मतलब ये क्या होगा, एंजाइम होगा। आपको पहले बताया था एंजाइम पहचानना कैसे है, उसके थ्रू आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। ये कब होता है, जब ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हो, ऑक्सीजन बहुत कम हो तब ये होता है। इसके वजह से मसल में बहुत फटीग आ जाता है, मसल बहुत ज्यादा थक जाता है। ठीक है, मसल में क्या हो जाता है, फटीग आ जाता है, मसल थक जाता है, क्रैम्प्स वगैरह होने लगते हैं, ये सारे सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, अब आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिक क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा ये डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करूं तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में इतना एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, इसलिए सिर्फ साइटोप्लाज्म में वो होके रह जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो पाता है, बट यहाँ पे एनारोबिक में जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट कैसे होगा। एंड प्रोडक्ट तुमको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट आपको इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस, यू शुड नो दिस डिफरेंस क्योंकि एग्जाम में आता है तो पता रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी वो काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो भी चीज हो रही है ना वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होता है, बट हमारा पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, तो तब जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट होता है। पहला प्रोसेस ये होता है ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना है। अब ये ग्लूकोज को तोड़ने के बाद एक लिंक रिएक्शन होता है, मतलब कि मैं डायरेक्ट जंप नहीं कर सकती। मैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाऊं, ये तो एक सेल ऑर्गेनल की बात चल रही है। तो यहाँ पे मुझे एक लिंक रिएक्शन यानी कि इंटरमीडिएट स्टेप करना पड़ता है, तब मैं क्रेब्स साइकिल में जाती हूँ, तब मैं ईटीसी में जाके मतलब ईटीसी को यूज करके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को यूज करके अपना एटीपी का लास्ट जो फॉर्मेशन होता है उसको कंप्लीट कर पाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्लाइकोलिसिस का बात करूं तो इट इज नथिंग बट ग्लाइको, मतलब ग्लाइको का मतलब ही होता है बेटा ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, तो इट इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब मैंने 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसके वजह से ये फर्स्ट स्टेप जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले बंदे भी कर पाते हैं। एनारोबिक जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये कॉमन पाथवे होता है एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था।
ठीक है। अब ये हो गया, बट अब डायरेक्ट कैसे जाएगा? तो इसके वजह से यहाँ पे एक्टिवेशन वगैरह करना पड़ेगा, मतलब ये ग्लूकोज था, ठीक है। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड था, तो यहाँ पे मैंने हेक्सोकाइनेज यूज किया। हेक्सोकाइनेज ये सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा एटीपी यूज होने वाला है, और ये एंजाइम जो है एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा, बट वो मुझे क्या बना के देगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना के देगा, विच इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड। उसमें आइसोमरेज ऐड हो जाएगा, जिसके थ्रू मुझे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मिलेगा, विच इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यूज होगा, जिसके वजह से जो सेकंड एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हुआ था, यहाँ पे जो मैंने सेकंड एटीपी कंज्यूम कर लिया था, मतलब मेरे पास सिर्फ एएमपी बचा, एडिनाइन मोनोफॉस्फेट बच गया था सिर्फ, तो वहां पे वो फिर से 2 से 1 में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एएमपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में मुझे मिलेगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर दिया ये स्टेप को। आगे फर्दर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पाथवे रहेगा 6 कार्बन का कंपाउंड, वहां पे जो मुझे मिला है, यहाँ मैं अल्डोलेस को यूज करूंगी, और यहाँ पे मुझे 2 चीजें मिलेंगी। पहला 3 कार्बन का कंपाउंड, जिसको मैं कहती हूँ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको मैं डीएचएपी भी कहती हूँ। अब यहाँ पे डीएचएपी मेरे को मिल रहा है, जिसमें मैंने आइसोमरेज अगर किया, तो वहां पे मेरे को फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी कि पीजीएएल, जो पागल मैंने कल बोला था, वो मिलेगा। उसमें मैं डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज करूंगी, जिसके वजह से मुझे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट मिलने वाला है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे जो तुम्हारा NAD प्लस था, वो NADH प्लस H प्लस आयंस को रिलीज करना शुरू कर देता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेप जो है, इसके वजह से तुम्हारा इनडायरेक्ट एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। तो जब तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, स्पेशली जिसने मुझसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैंने उनको बताया था कि अभी तुम लोग सिर्फ 3 साइकिल्स देख रहे हो, फर्दर 11th स्टैंडर्ड में इन 3 साइकिल्स के और मल्टीपल स्टेप्स होंगे। तो वो यही स्टेप्स, जिसने भी मुझसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऑफलाइन में, उनकी बात कर रही हूँ। अब फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे होने वाला है, तो देखो वही मेट्रिक पाथवे को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट था, 3 कार्बन कंपाउंड, इसके अंदर पे मैं फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज यूज करूंगी। एज जब भी आ गया, इट इज एन एंजाइम, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप को 3 फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, उससे मुझे मिलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मैं म्यूटेज डाल दूंगी उसमें, जिसके वजह से मुझे 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिल जाएगा, 3 से वहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पहला एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे गेन कितना, पीछे भी हमने एटीपी लिया था, यहाँ पे भी एटीपी लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो बीपीजी था दैट इज गेटिंग डबल। यहाँ पे कितना बीपीजी है बेटा, ये कितना बीपीजी है अपना, तो दैट इज 2, इसके वजह से अपने पास एटीपी भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 फॉस्फोग्लिसरेट लिया, वहां का जो कार्बन कंपाउंड था यहाँ पे उठाया, इसमें इनोलेस डाला, जिसकी वजह से एडीपी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एक और एटीपी मिल रहा है। फिर यहाँ पे मैंने पीईपी यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो यूज किया, यहाँ पे वाटर लीव कर रहा है सिस्टम में से, पाइरुवेट का यूज किया, और पाइरुवेट के अंदर पाइरुवेट काइनेज भी डाल दिया, एंजाइम भी डाल दिया। उसके वजह से मुझे क्या मिला, तो पाइरुविक एसिड मिला, 3 कार्बन कंपाउंड। ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पे सेकंड एटीपी भी प्रोड्यूस हो चुका है, और यहाँ पे गेन हो रहा है बेटा 2 एटीपी का, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज का गेन हो रहा है, तो 2 एटीपी का गेन हो रहा है। अब बात करेंगे पहले फेज की, तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे एटीपी जो है दैट इज गेटिंग कंज्यूम। अब ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड था ग्लूकोज, उसने तुमको 2 एटीपी दिया, और सेकेंड फेज 2 में जो स्प्लिट हुआ था तुम्हारा F1 6 बीपी जो था, और उसको मैंने 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ग्रॉस कितना दे रहा है, 4 एटीपी दे रहा है, जो पिछले बार हमने किया था, और मुझे 2 इनडायरेक्ट एनर्जी भी मिल रहा है। मेरे को NADPH से 3 एटीपीज मिलता है, और मेरे को FADH से 2 एटीपी मिलता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब ओवरऑल कितना ग्लाइकोलिसिस में मुझे मिला, तो देखो ग्लूकोज में 1 into 6 कार्बन कंपाउंड, पायरुविक एसिड में 2 into 3 कार्बन कंपाउंड, तो NAD प्लस में 2x था, तो यहाँ पे NADH में H प्लस के साथ 2x आया, यहाँ पे 2x इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे ग्रोस में मेरे को 4x मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 4x था, वहां पे 2x हो गया, तो ये मेरा टोटल इनपुट आउटपुट, मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिला, ठीक है। नेट यील्ड का कैलकुलेशन क्या हो गया कि 4 एटीपी में से 2 एटीपी को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे 2 एडीपी और 2 NADH मिला, ठीक है। मतलब वो इनडायरेक्ट एनर्जी है, बेसिकली 5 एडीपी हो गए उधर, ठीक है। अब फेज 1 का बात करूंगी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट वगैरह का, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड था, एंजाइम डाल के 2 एटीपी बना रहा है, ठीक है। अब फेज 2 का बात करूंगी, तो यहाँ पे स्प्लिट किया, और उसके बाद में तुम लोगों को एटीपी का रेगुलेशन वगैरह दिखेगा, ठीक है।
पीएफके का बात करूँ तो ये रेट लिमिटिंग गेट कीपर की तरह एक्ट करता है। इसको इनहिबिट किया जाता है एटीपी के द्वारा और स्टिमुलेट करने का काम करता है एडीपी जो कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है। यहाँ पे हेक्सोकाइनेस यूज होगा जिसको रोका जाता है जी6पी के थ्रू और पाइरुवेट काइनेस जो होता है उसको रेगुलेट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है वाया एटीपी रेगुलेशन। और यहाँ पे जो फेट होता है पाइरुविक एसिड का वो क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगा, फर्मेंटेशन आप कहोगे बेसिकली। यहाँ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो लिंक रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल सा बात है ऑक्सीजन एब्सेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन होके हो जाएगा खत्म। बट अगर ऑक्सीजन है प्रेजेंट तो लिंक रिएक्शन में एंटर करेगा, वहां पे अपना काम धंधा करके एनर्जी लेके पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पाइरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में, लिंक रिएक्शन में कि क्या हो रहा है लिंक। तो लोकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में घुसने के पहले का जो स्पेस होता है वहां पे ये ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये बेसिकली लिंक रिएक्शन की तरह होता है क्योंकि ये कनेक्ट करता है ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को। इसको ही हम लोग ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं या फिर तुम लोग इसको टीसीए साइकिल भी कह सकते हो। यू कैन कॉल इट एज टीसीए साइकिल एज वेल, मतलब जो तुम्हारा क्रेब साइकिल है उसको टीसीए साइकिल भी कह सकते हो। क्रेब ने बनाया था इसलिए उसने अपना खुद का नाम दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशन में होता है, एनारोबिक में वो लिंक रिएक्शन तक पहुंच ही नहीं पाता। हर एक ग्लूकोज के लिए 2 पाइरुवेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर। तो ये रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडाइज कर देता है पाइरुवेट्स को, याद रखना। अब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है मतलब 2 पाइरुवेट थे मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने लिंक रिएक्शन के थ्रू जाते हुए मेरे को क्रेब्स साइकिल के अंदर जाना है जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है, तो ये पाइरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए विल बी कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड, इसलिए हम लोग उसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये साइकिल प्रिपेयर करता है इस पाइरुवेट को नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए सो दैट वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे लोकेशन और एंट्री के बारे में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। तो एग्जैक्टली किधर होता है, तो बेटा ये जगह होती है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जहाँ पे पाइरुवेट के 3 कार्बन जनरेट हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, सो दैट वो एंटर करे तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा डबल मेम्ब्रेन को। किसके डबल मेम्ब्रेन को, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन को। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल सेल्ड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है ये, तो उसको एंटर करने के लिए उसको ऑब्वियसली एनर्जी लगेगा। अब देखो ये मैं अगर इस पार्ट को सिर्फ हाईलाइट करके देखूं तो इट विल लुक लाइक कि बाहर इनर मेम्ब्रेन है, बीच में पाइरुवेट को घुसना है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और तब जाके वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ना कैरियर प्रोटीन का यूज करता है और इसके वजह से एंड हो जाता है एनारोबिक का पॉसिबिलिटी और बिगिनिंग स्टार्ट हो जाता है एरोबिक के स्टेप्स का, क्योंकि जो बंदा कैरियर प्रोटीन के थ्रू अंदर एंटर कर रहा है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं जो वो इतनी सारी चीजें कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, तो देखो 3 कार्बन कंपाउंड, तो उसमें मैंने एक इनडायरेक्ट एनर्जी यूज किया, एक कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज किया मैंने। अब यहाँ पे बेटा जो मेरा कोएंजाइम था वो यूज हो जाएगा मेरे को यहाँ पे एनर्जी, मतलब मेरे को जंप करने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा इसी स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पाइरुवेट रहा, जो कोएंजाइम ए है, जो तुम्हारा NAD+ है, ये मेरा इनपुट था। तो आउटपुट में क्या मिला मुझे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 कार्बन बचे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में 1 ही कार्बन बचा और NADH, यानी कि मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरे को इनडायरेक्ट एनर्जी भी मिला। ठीक है, तो जब जब ऑक्सीडेशन होगा तब तब सौतन आएगी, घर तोड़ेगी और मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये चीज याद रखना, वही होते आ रहा है थ्रू आउट। अब हर ग्लूकोज पे पर ग्लूकोज याद रखना, एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट बनाता है, तो जो रिएक्शन होता है ना वो 2 होगा हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। टोटल इनपुट क्या होगा पर ग्लूकोज, तो 2 पाइरुवेट, 2 कोएंजाइम है, 2 NAD+, तो टोटल आउटपुट क्या होगा पर ग्लूकोज, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH। ठीक है, ये रिडक्शन जब करेंगे हम लोग 2 NAD+ का, तो ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन के बाद। जब मैं रिडक्शन करूंगी तब उसके वजह से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ चुका है अच्छे से, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते जाओगे तो सारी चीजें समझ जाएंगे। अब मैं बात करूंगी बेटा जी यहाँ पे आपके पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली क्या होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ध्यान देना। तो बेटा ये रिएक्शन होता है जिसको मैं कैटेलाइज करती हूँ, जिसको मैं बूस्ट अप करती हूँ एक मैसिव मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा बड़ा
एक पुश लगता है तो ही ये तुम्हारा काम कर पाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, पीडीसी यानी कि पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम नहीं है, ये ग्रुप है एंजाइम्स का। कौन से एंजाइम्स का? तो उसको हम लोग E1, E2 एंड E3 कहते हैं। E1 इज योर पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस, E2 इज योर डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटिलेज एंड E3 इज योर डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, याद करना जरूरी है, स्टार कर देती हूँ। अब स्टेप 1 की बात करूं तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। पाइरूवेट जो है वो 2 कार्बन के फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि टीपीपी पे अटैच रहेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होने वाला है। स्टेप 2 में तुम्हारा E1 एंड E2 यूज होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे जो 2 कार्बन के फ्रेगमेंट है उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे NAD+ से NADPH में, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एसिटाइल ग्रुप होगा उसको मैं कोएंजाइम ए से अटैच कर दूंगी, क्योंकि मेरे को उसको पुश करना है। स्टेप 3 में सिर्फ और सिर्फ हम लोग E3 को यूज करेंगे और E2 को यूज करेंगे। E3 को फॉर रीजनरेशन एंड E2 को यूज करने वाले कि कोएंजाइम ए रिलीज हो जाए, उसने अपना काम कर दिया क्योंकि, तो तब जाके यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाएगा। और टोटल मैकेनिज्म जो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है जिसके थ्रू एक NADH बनता है और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है पर पाइरूवेट। बट मेरे पास यहाँ पे 2 पाइरूवेट है तो 2 बना देगा, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, क्रेब्स साइकिल में हम घुस चुके हैं, जिसको हम लोग TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये एक सीरीज में रिएक्शन चलता है जो कि एंजाइम कैटेलाइज्ड होता है। विदाउट एंजाइम के कैटेलिसिस के, विदाउट एंजाइम के पुश के मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगी, जिसके वजह से एक साइकिल बनता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल कहलाता है, क्योंकि यहीं पे सारी चीजें होने वाली है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इसका मेन काम ही यही होता है कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर पाए एसिटाइल ग्रुप का, ठीक है। तो ये एसिटाइल ग्रुप जो भी कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं उसका, या फैट से या प्रोटीन से बने हुए हैं उनका, वो ऑक्सीडेशन कर पाए और फिर जाके वो या तो डायरेक्ट एनर्जी या तो इनडायरेक्ट एनर्जी, बट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, ये उनका मेन एम होता है। तो देखो, लिंक रिएक्शन से क्रेब्स साइकिल में पहुंचे, फिर ETC में जाना है उनको, तब जाके ATP का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक बता दिया था। पहले ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटने के बाद में वो लोग लिंक रिएक्शन में जाएंगे, देन क्रेब्स साइकिल, देन वो लोग जाते हैं ETC यानी कि बैंक में, जहाँ पे इनडायरेक्ट एनर्जी और डायरेक्ट एनर्जी जो है उनका कैलकुलेशन होने वाला है। बेसिकली इनडायरेक्ट एनर्जी जो है वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब आगे देखो, साइकिल का स्टोइचियोमेट्री की क्या क्या चीजें तुमको मिली है। तो इनपुट पहले टर्न में एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन यूज किया था, 3 NAD+ यूज किया था जो कि ATP है यहाँ पे, एक FAD और एक GDP, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज किया था, ठीक है। उसके थ्रू मुझे क्या मिला, तो मुझे एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, 3 NAD+ मिला, एक FAD मिला, एक GDP मिला, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला। जिसके बाद मुझे 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NADH मिला, फिर 3 H+ आयंस मिला, एक FADH2 मिला और एक 1 GDP भी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले, ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन पर ग्लूकोज का अगर मैं देखो तो ये सारे वैल्यूज को डबल करना पड़ेगा। मतलब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड 4 के जगह 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, NADH जो है वो 12 हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीजें डबल हो जाएंगी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे हो रहा है, तो इसके स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा, या फिर आई वुड रादर से आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो स्टेप 1 रहता है सिट्रेट का फॉर्मेशन, कंडेंसेशन होने वाला है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ऑक्सैलो एसीटेट का, जिसको हम OAA कहते हैं, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, सो दैट ये सिट्रेट फॉर्म कर पाए, 6 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये CH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू COA कोएंजाइम A, और बाद में वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बट जैसे ही मैं उसको सिट्रेट का सिंथेस कर दूंगी तो उसके थ्रू मुझे सिट्रेट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेप हो रहा है, और इसको मैं रेगुलेट करती हूँ ATP के थ्रू या NADH के थ्रू, ठीक है। NADH के थ्रू यहाँ पे मैं रेगुलेट करने का काम करती हूँ। स्टेप 2 में आइसोमराइजेशन होगा उसी सिट्रेट का, सिट्रेट को कन्वर्ट कर दूंगी मैं आइसोसिट्रेट में, आइसोमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट होगा आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट करना, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा आइसोसिट्रेट का,
जो हमने आइसोमराइजेशन करके बनाया, फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोक्सक्सिनेट में, तब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज यूज होगा जिसके अंदर NAD+ जो है दैट विल बी रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उसके वजह से मुझे अल्फा कीटो ग्लूटरेट मिल जाएगा जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये रेगुलेटेड स्टेप होता है। इसके अंदर मेरे को Mg2+, Mn2+, NADH और ATP इनहिबिट होते हुए दिखेगा और ADP जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 4 में अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसका, तो जो अल्फा ग्लूटरेट है 5 कार्बन कंपाउंड जो ऊपर बना था उसी का। वो बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज को यूज किया, उसके वजह से मुझे सक्सिनाइल कोएंजाइम A यानी कि 4 कार्बन का कंपाउंड मिल गया। अब इसके बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम A को सक्सिनेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे GTP या ATP फॉर्म करना है। तो ये मैं सबस्ट्रेट लेवल के थ्रू करने वाली हूँ। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A को जैसे ही मैं सिंथेटेज के थ्रू डालूंगी तो GDP विल बी कन्वर्ट, GDP प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इट विल गिव मी कोएंजाइम A प्लस SH। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे क्या मिलेगा, सक्सिनेट मिलेगा जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है एंड GTP भी मिल जाएगा। अब GTP जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ATP, ये डिस्टिंक्ट हाई एनर्जी थायोस्टर का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा यहाँ पे, और स्टेप सी में 6 में सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्या होगा सब बताती हूँ, ध्यान देना थोड़ा। अब ये यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होने वाला है सक्सिनेट का फ्यूमरेट के अंदर, और उसके वजह से मुझे FADH2 मिलने वाला है। डिहाइड्रोजनेशन होगा सक्सिनेट का फ्यूमरेट में जिसकी वजह से FADH2 मिलेगा। ठीक है, तो ये सक्सिनेट हो गया। अब सक्सिनेट में मैंने सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज डाला जिसके थ्रू मुझे फ्यूमरेट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हो गया तब मैं फ्यूमरेट को माल्टेट में कन्वर्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे फ्यूमरेज एंजाइम लगेगा, वाटर रिलीज होगा और मैलेट बन जाएगा, 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक हाइड्रेशन एंजाइम होता है, एल मैलेट यहाँ पे फॉर्म होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, और रादर आई वुड से वही फॉर्म होता है। अब यहाँ पे स्टेप 8 में मैलेट जो है वो ऑक्सो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पे मेरे को रीजनरेट करना पड़ेगा ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट से, जो कि ऑलरेडी पहले बना हुआ था, सो दैट मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एनर्जी बना पाऊँ। तो ये मैलेट जो है, यहाँ पे मैं एंजाइम डालूंगी मैलेट डिहाइड्रोजनेज, उसके थ्रू मुझे ऑक्सैलो एसीटेट मिल जाएगा जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये एंड्रोगेनिक स्टेप होता है क्योंकि ये लो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के वजह से क्विकली कंज्यूम होते जा रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो यहाँ पे फटाफट कंज्यूम होते जाता है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल का बात करूं तो यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेटेड डायग्राम है। अब तक जो भी मैंने बोला वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड करी हुई है कि क्या कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हट जाती हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग समरी पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप समरी पॉइंट्स और रेगुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे नेट यील्ड कितना मिला, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP या फिर आई वुड से ATP। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटेड स्टेप्स है इसमें सिट्रेट सिंथेज यूज हुआ जो कि इरिवर्सिबल था, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज यूज हुआ जो कि मेजर कंट्रोल एजेंट था, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज भी यूज हुआ। ठीक है, फिर की रेगुलेटर्स में इनहिबिट किया गया हम लोगों ने हाई ATP को, NADH को, सक्सिनाइल कोएंजाइम A को, और एक्टिवेट किया लो ADP को और Ca2+ को। कनेक्टिंग लिंक कौन था, तो NADH या फिर FADH2, और एंटर किया इसने ETC साइकिल के अंदर में, सो दैट वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर पाए। ठीक है, आई नो थोड़ा सा फास्ट बताया है। फास्ट बताने का रीजन यही है क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में ये हो जाए। ठीक है, और तुम लोग इसको समझ के जाके एग्जाम में लिख दो, ये मेरा मेन एम है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो हम लोग रेस्पिरेशन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक सीरीज होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डोनर में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है। और यहाँ पे साइमल्टेनियसली जो है ये क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक रिएक्शन के साथ होता रहता है। और जो इसका फाइनल स्टेज होता है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, वो ग्लूकोज का, इट इज नॉट सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन, और इसके वजह से तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो शुरू होता है, इनिशिएट होता है। ठीक है, आफ्टर दैट लोकेशन और कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो ये होता है बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, पर्टिकुलरली क्रिस्टे पे होता है, वो जो क्रिस्टे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 5 मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1, 2, 4 एंड 5, और 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, COQ
एंड CYTC, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का बात करूं तो वो NADH का डिहाइड्रोजनेज होता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करेगा तुम्हारे NADH को। और कॉम्प्लेक्स 2 का बात करूं तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है। कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जो कि रिड्यूस करने वाला है O2 को। कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेस, जो कि सिंथेसाइज करने वाला है बेटा तुम्हारे ATP को, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 2 और FADH2 का एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स 2 जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का, ये पार्ट है क्रेब साइकिल का, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे, तो सक्सिनेट टू फ्यूमरेट बनाना है मुझे, तो ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली एक्सेप्ट करने वाला है FADH2 में। और यहाँ पे दो कोफैक्टर यूज हो रहे हैं विच इज FAD एंड FES सेंटर्स के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स A1 है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं होता कि वो जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो यहाँ पे कोई यहाँ पे पंपिंग वगैरह करेगा ही नहीं, प्रोटॉन वोटॉन करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो पंपिंग करने वाला है प्रोटॉन्स की, ये याद रखना। प्रोटॉन्स की पंपिंग यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो तुम लोग यहाँ पे फॉर्म ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे इनडायरेक्ट एनर्जी को। अब कोएंजाइम Q का बारे में बात करूं तो यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में बात करूं तो कोएंजाइम Q जो है, और जिसको तुम यूबीक्यूनॉन भी बोलते हो, वो एक लिपिड सोल्यूबल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मतलब ये मूव करता है, किधर मूव करता है, तो तुम्हारा जो इनर वो मैट्रिक्स है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वहीं पे वो शटल करता है इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में, इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को COQ से एक्सेप्ट करता है। और फिर अगर मैं देखूं तो उसके क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और 2 Fe2S का क्लस्टर प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है आराम से यहाँ पे मूव करते हैं इन सेंटर्स के द्वारा, और ये ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C को, ठीक है। क्रूशली जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है ये Q साइकिल को यूज करता है, और फिर उसके बाद में वो क्या करता है, जितने भी इनडायरेक्ट एनर्जी थे उनको डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं साइटोक्रोम C और कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में, तो साइटोक्रोम C जो है ये स्मॉल पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल मतलब जो ऊपर में प्रेजेंट होता है। ये एक वाटर सॉल्युबल मोबाइल कैरियर होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और इसके अंदर में एक हीम ग्रुप यानी कि आयन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आयन एटम के साथ, जो कि चेंज करता है वैल्यू Fe3+ से Fe2+ में। और जैसे ही वो एक्सेप्ट या डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो शटल करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 4 में। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 का जो साइटोक्रोम C है वो ऑक्सीडेज कैसे करेगा, तो यहाँ पे उसके पास साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के हीम सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस 2 कॉपर के सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि है CuA एंड CuB। तो ये जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का साइटोक्रोम C का, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CuA, देन हीम ग्रुप में कन्वर्ट होता है, फिर हीम A3 ग्रुप यानी कि CuB में जाके कन्वर्ट हो जाता है। क्रूशली जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये परफॉर्म करता है तुम्हारा लास्ट फाइनल रिडक्शन। तो ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 H+ आयंस मैट्रिक्स में से जाके तुम्हारा वाटर कन्वर्ट करता है, और ये कंज्यूम करेगा 2 सबस्ट्रेट प्रोटॉन को और पंप करेगा 2 H+ प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो O2 जो रहेगा तुम्हारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा एज यूजुअल, पहले भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही होना है। अब जो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 है और जो तुम्हारा कीमो ऑस्मोटिक मॉडल है, वो क्या करता है, तो कॉम्प्लेक्स 5 जो ATP सिंथेस होता है, ये एंजाइम ऐसा होता है जो कि सिंथेसाइज प्रोड्यूस करने का काम करता है ATP को, जिसके अंदर में जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट था क्रिएट जो किया था, वो यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगा के, और इसके वजह से प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स में रिटर्न आने लगते हैं। और यहाँ पे जो कीमियो ऑस्मोसिस है, मतलब बेसिकली प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से स्पेस के थ्रू एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू कॉम्प्लेक्स 5 में पहुंच जाते हैं। और ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब यूनिट जो प्रेजेंट होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का, H+ चैनल का, वो सारी चीजें मिलके कैटेलाइज करके यहाँ पे बराबर हाइड्रोजन को या फिर तुम्हारे प्रोटॉन को पंप करती है, एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट करती है, और कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो यूज करता है इन सारी चीजों को सो दैट इट कैन प्रोड्यूस ATP, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे कैसे ATP का यील्ड हो रहा है, तो पूरा जो टोटल ATP का यील्ड है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन में से हो रहा है। कब, जब मैं ग्लूकोज का कर रही हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन सम थिंग्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का शटल का एफिशिएंसी कैसा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट वर्सेस मैलेट एस्पिरेट के बारे में बात चल रही है। यहाँ पे जो ETS के यील्ड का कैलकुलेशन होगा, तो NADH जो है वो ऑक्सीडेशन करता है एक NADH का, जो कि स्टार्ट होता है 1 कॉम्प्लेक्स पे, और वो पंप करता है
फिर 10H प्लस प्रोटॉन्स को, ठीक है। इसके वजह से इनफ यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है सो दैट 2.5 एटीपी, 2.5 एटीपी बन पाए, ठीक है। और फिर FADH2 जो है वो ऑक्सीडेशन करता है एक FADH2 का, जो कि कॉम्प्लेक्स 2 पे स्टार्ट होता है, और ये बाईपास कर देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, और ये पंप करता है सिर्फ 6 हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स। अब ये इसके वजह से इनफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है सो दैट यहाँ पे 1.5 एटीपी बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 एटीपी बन चुका है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट रहेगा तुम्हारा ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी प्लस 2 NADH था, लिंक रिएक्शन में 2 NADH था, फिर क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी और 6 NADH और 2 FADH2 था। तो टोटल पोटेंशियल कितना बना ये सारे के थ्रू, तो तुम्हारा 10 NADH इंटू 2.5 करोगे तुम लोग, और 4 डायरेक्ट एटीपी को ऐड करोगे उसके थ्रू 32 या 30 एटीपी बना विद ग्लिसरॉल फॉस्फेट का शटल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये मेन एनर्जी सोर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो 32 एटीपी, 32 एटीपी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल क्या कंसेप्ट था, क्या यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप वाइज यूज किया, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखो, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज को बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जाता है, जिसको हर स्टेप को कैटेलाइज्ड किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंट एनर्जी कैप्चरिंग के लिए। नहीं तो एनर्जी प्रॉपर कैप्चर नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। बेसिकली सारी चीजों को तोड़ के उसके एनर्जी जो अवेलेबल एनर्जी उसको कलेक्ट करना रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में अगर थोड़ा सा एक रिव्यू देखें तो यहाँ पे ग्लूकोज था, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फिर वहां पे 6,1,6 फॉस्फेट बना, ADT NAD प्लस में ऐड हुआ, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हुआ, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में ऐड हुआ, उसके बाद में 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में गया, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हुई, कलेक्ट हुई, और उसके बाद मुझे ये समझा कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में एक वाटरफॉल की तरीके में गया। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे बीच में एनर्जी गायब ही हो गया, कहीं पे एनर्जी बहुत ज्यादा यील्ड हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में यहाँ पे सारी चीजें मेरे पास चल रही है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो एटीपी का एफिशिएंसी स्टेप वाइज बता दूं तो देखो, ग्लाइकोलिसिस में अगर मैं देखूं तो 21 एटीपी बन रहा है सबस्ट्रेट लेवल पे, डायरेक्ट था, और यहाँ पे 6 NADH और 2 NAD प्लस जो है वो लिंक रिएक्शन को मिला के बन रहा है, यानी कि 38 FADH2 बन रहा है। अब मैं अगर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का बात करूँ तो 38 एटीपी, फिर 16 एटीपी यहाँ पे और 38 एटीपी यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं टोटल यील्ड का बात करूँ दैट इज नथिंग बट योर 38 एटीपी। एफिशिएंसी देखो तो 38 to 40% ग्लूकोज का एनर्जी जो है वो एटीपी के थ्रू हम लोग कैप्चर कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये मैसिव डिफरेंस जो है ये तभी पॉसिबल है जब एंजाइम कैटेलाइज स्मॉल स्टेप वाइज टाइप का हार्वेस्टिंग रिएक्शन होगा। अगर ऐसे स्मॉल रिएक्शंस नहीं करोगे तो इतना सारा मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिस्टोर नहीं हो जाएगा, बल्कि वो रिलीज होते जाएगा, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या क्या ऑक्सीजन यील्ड के बीच में कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है सो दैट ऑक्सीडाइज कर पाए हम लोग ग्लूकोज को कंप्लीटली, बहुत सारे एटीपीज यहाँ पे बन रहे हैं, बट फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज आधा ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी वजह से कम एटीपी बनता है, ठीक है। तो मैसिव यील्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे 38 एटीपी है तो यहाँ पे 2 एटीपी है, लिटरली 36 एटीपीज का डिफरेंस बन रहा है क्योंकि स्टेप्स कम है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ये जा रहा है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में साइटोप्लाज्म तक ही रह जाता है क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक पाथवे का बात करूं तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में हो रही है, और फिर उसके बाद में लिंक रिएक्शन के थ्रू ETS साइकिल में जा रहा है और सारी चीजें फॉर्म हो रही है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म तक अटक जाता है, लिंक रिएक्शन ये लोग नहीं कर पाते क्योंकि उतना एनर्जी नहीं है कि वो लोग जंप कर पाए, है ना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्योंकि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, बट फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड को वो यील्ड कर रहा है, इथेनॉल को यील्ड कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बन रहा है। यहाँ पे 38 to 40% ऑफ ग्लूकोज का जो एनर्जी है इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बट फर्मेंटेशन में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2% ऑफ एनर्जी इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब लास्ट में पूरा कंसेप्चुअल समरी समझ लेंगे। आई हैव ट्राइड कि 1 आवर के अंदर हो जाए, ठीक है।
तो इट हैपेंड, इट इज अंडर 1 आवर। ये एकदम छोटा चैप्टर करके कराया तुम लोगों को। अब जो नए 11th के बच्चे होंगे, ये पुराने 11th के बच्चों के लिए इस फॉर्म में डाला है, बट जो नए 11th के बच्चे होंगे उनको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर को ज्यादा अगर मैंने एकदम मत्था मोड़ा तुम्हारे सर पे, तो तुम रेस्पिरेशन भी भूल जाओगे, मुझे गारंटी है। ठीक है, तो जितना बताया है उतना करो, टेक्स्ट बुक सामने रख के करो, मजा आएगा, अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो एफिशिएंसी का बात करूं तो यार एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ विनर, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना रहा है। और यहाँ पे फर्मेंटेशन में नाम मात्र एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब स्टेप वाइज फॉर्मेट में ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे हमको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के चांसेस होते हैं, बट अगर स्टेप ही कम है तो मैं ऑक्सीडेशन कर ही नहीं पाऊंगी, सौतन आ ही नहीं पाएगी, सौतन नहीं आएगी, घर नहीं तोड़ेगी, तो मेरे को खाना मिलेगा नहीं। तो दैट इज हाउ इट इज डन। ऐसे ही तुम्हारा एनर्जी का पूरा ट्रांसफर वगैरह होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने सेकंड चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। बस उसी को हम थोड़ा डिटेल में अभी यहाँ पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, वही सेम चीज है विथ थोड़े ज्यादा स्टेप्स। बाकी कभी भी ये चेंज तो नहीं होगा कि 38 एटीपी एरोबिक में लगा और एनारोबिक में 2 एटीपी, तो कुछ चीजें यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो यू शुड बी रिलैक्स्ड अबाउट दैट। ठीक है, तो जो बंदा यहाँ तक पहुंचा है उसका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एकदम शॉर्ट में। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, इस नोट्स को डाउनलोड करना है और एक बार गो थ्रू कर दो। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो जो मैं बताऊंगी उसमें से ही आएंगे। बस ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, क्योंकि ये चैप्टर का 1 शॉट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड द सेशन एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।